9th रैपिड रिवीजन चैप्टर है हमारे पास में फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म। इस चैप्टर में जंगल और जंगल में मोगली और मोगली के साथ साथ बहुत सारी चीजें जानने को मिलेगी। हाँ जी। और ना सीरियस नोट अगर मैं आपको बताऊं तो क्यों पेड़ों को काटा गया, व्हाई डिफॉरेस्टेशन, मल्टीपल रीजन थे, वो सारे रीजन समझते हैं हम। फिर देखते हैं कि ब्रिटिशर्स जब आते हैं इंडिया में, सिमिलरली आप देखेंगे दूसरी जगह भी अलग अलग जगह पे जाके जो यूरोपियंस ने कब्जा कर लिया था, तो वो कॉलोनियल पावर के टाइम पीरियड में किसी भी जगह का फॉरेस्ट कैसे इफेक्ट हुआ। तो यहाँ पे एक कहानी बस्तर की और एक कहानी जावा की, दो एग्जांपल्स हैं, उन दो कहानी को समझेंगे और देखेंगे कि साइंटिफिक फॉरेस्ट्री जो इंट्रोड्यूस की गई तो वो क्या थी, क्यों थी। उसमें आपको ये देखने को मिलता है कि हंटर्स कैसे इफेक्ट हुए, कल्टीवेटर्स कैसे इफेक्ट हुए, आम जनता कैसे इफेक्ट हुई। ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत, वेलकम टू आवर चैनल। चैप्टर शुरू होता है बड़े सिंपल से टॉपिक के साथ, व्हाई डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन यानी कि पेड़ों का कट जाना। पेड़ क्यों कट रहे थे? मल्टीपल रीजन से। पहला कारण जो है वो है एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन। देखो जनसंख्या बढ़ती जनसंख्या खाना मांगती है। अब उन्हें खाना देने के लिए आपको क्या करना होगा कि जो फॉरेस्ट एरिया उसको क्लियर करके एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज परफॉर्म करना होगी। दो कारण थे उसके भी कि एक तो ब्रिटिशर्स प्रमोट करते थे कि आप क्रॉप्स ग्रो करो ताकि हम खरीद के ले जाए और हम खाएंगे। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? और दूसरा ब्रिटिशर्स को यह भी दिखता था कि जंगल फुल ऑफ विल्डरनेस है, अनप्रोडक्टिव है, खेती होगी तो टैक्स तो लगा पाएंगे, पैसा ही पैसा होगा बाबू भैया। अगला कारण है कि रॉयल ब्रिटिश नेवी जो थी वो वहां के ब्रिटेन के ओक ट्री से अपनी नाव बनाती थी। अब वहां पे क्या है, पेड़ खत्म हो रहे थे, छोटा सा तो देश है, तो इसके लिए वहां से सर्च पार्टीज पहुंचाई गई। ये वाली नहीं, सर्च पार्टी यानी कि लोग आए और उन्होंने यहां पे देखा कि लकड़ियां हैं और यहां से पेड़ों को काट काट के ले गए ताकि रॉयल नेवी को वहां पे सपोर्ट किया जा सके, उनकी शिप बनाई जा सके। उसके साथ साथ ही आप देखेंगे तो इंडिया में रेलवे का एक्सपेंशन हो रहा था। रेलवे ट्रैक्स को होल्ड करने के लिए स्लीपर्स बनाए जाते थे जो कि लकड़ी के गुल्लों से बनाए जाते थे, पेड़ों को काट के बनाया जाता था। इसके अलावा प्लांटेशन एक्सपेंशन यानी कि टी, कॉफी, रबर, इनकी नीड्स होती थी यूरोपियन मार्केट में, तो बहुत सारा एरिया पेड़ों को काट दिया गया और वो सारे एरिया को यूरोपियंस को दे दिया गया कि यहां पे प्लांटेशन फार्मिंग करो इंडिया में। सो ये कुछ कारण थे फॉरेस्ट के डिक्लाइन होने के। अगला टॉपिक आता है द राइज ऑफ कमर्शियल फॉरेस्ट्री। सिंपल सी चीज है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया को लकड़ी चाहिए थी, नाव भी बनाना है ब्रिटिश नेवी के लिए और रेलवे के लिए स्लीपर भी बनाना है, लेकिन जो लोकल पीपल लकड़ियां ले लेते थे ना तो उनको ऐसा लगता था खत्म हो जाएगी। दिल में लालच की भावना जो जगह किए बैठी है उसको उखाड़ के बाहर फेंक दो। ये लालच बहुत खराब चीज है। तो इसी चीज को मैनेज करने के लिए उन्होंने एक जर्मन एक्सपर्ट को बुलाया जिसका नाम था डेट्रिक ब्रैंडिस। डेट्रिक ब्रैंडिस को तिलक लगा के उन्होंने क्या बोल दिया कि आज से तुम फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया बन जाओगे। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी, डेट्रिक ब्रैंडिस ने काम शुरू किया। उसने बोला क्या रहे, सब कुछ अस्त व्यस्त चल रहा है, प्रॉपर रेगुलेशन होना चाहिए, लीगल सैंक्शन होना चाहिए, कोई भी पेड़ बिना परमिशन के काटता तो उसको पनिश करो। उसने बोल दिया कि सिस्टम ऑफ कंजर्वेशन लेके आएंगे पूरा, कि मेरा एरिया है और एरिया में कोई भी इंटरेस्ट नहीं करना, ओके, क्योंकि जिंदगी सिर्फ 4 दिन की जिंदगी। और जोश जोश में उसने क्या किया, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज स्टैब्लिश करी 1864 में। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट आता है 1865 में। एक इंपीरियल रिसर्च फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट सेटअप किया जाता है देहरादून में 1906 में, और फिर वो साइंटिफिक फॉरेस्ट्री लाता है जिसे आज के लोग बिल्कुल भी साइंटिफिक नहीं मानते थे, क्योंकि इस साइंटिफिक फॉरेस्ट्री के नाम पे बहुत गड़बड़ किया। देखो जंगल में तरह तरह के पेड़ उगते थे, डाइवर्सिटी थी, उन सब पेड़ों को काट दिया जाएगा और एक जैसे पेड़ लगाए जाएंगे रो में, जिसे प्लांटेशन कहा जाएगा। ये प्लान किया जाएगा कि कब कितने पेड़ को काटना है, कैसे काटना है, और ये सब कुछ साइंटिफिक तरीके से होगा। इसको साइंटिफिक फॉरेस्ट्री बोल दिया गया। खैर आगे बढ़ते हैं। तो ये जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट पास किया था उन्होंने 1865 में, उसमें 2 बार अमेंडमेंट होते हैं, 1878 में और 1927 में। और 1878 के अमेंडमेंट के हिसाब से फॉरेस्ट को 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर दिया गया, रिजर्व, प्रोटेक्टेड और विलेज फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट में जो विलेजर्स है वो जा भी नहीं सकते थे, और वहीं पे सबसे अच्छी चीज होती थी, अपने काम का सामान वो प्रोटेक्टेड और विलेज फॉरेस्ट से ले सकते थे। अब सवाल ये आता है कि इससे विलेजर्स की लाइफ कैसे इफेक्ट हुई, ये पूरे तामझाम से। देखो जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स और विलेजर्स थे उनकी नीड कुछ और होती थी। उन्हें जंगल से जड़ी बूटी, फल फूल, पेड़ पौधे, लकड़ी सब चाहिए रहता था, लेकिन ब्रिटिशर्स को तो सिर्फ नाव और रेलवे दिख रहा था, तो उन्हें हार्डवुड चाहिए रहता था, जैसे टीक और साल। तो वो बाकी सारे पेड़ों को काट देते थे, और उससे क्या होता था कि आम जनता के लिए जो जरूरतें पूरी होती थी ना, उनकी बकरियों को खाना खिलाना, उनके लिए जड़ी बूटियां, उनके फल फूल, वो आना सब दिक्कत हो जाती थी। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। जब फॉरेस्ट लॉ आया तो उससे उनके कह सकते हैं मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, इलीगल डिक्लेयर कर दिया कि तुम कोई भी अपना काम जैसे हंटिंग करना,
फिशिंग करना, ये सब नहीं कर सकते हो। तो बड़ी दिक्कतें होती थी विलेजर्स को। इनफैक्ट अब क्या जरूरत है तो पूरी करना पड़ेगी, तो चोरी छुपे वो काम करना पड़ता था। पकड़े जाते थे तो गार्ड्स जो होते थे बहुत हराश करते थे स्पेसिफिकली विमेन को। सिमिलरली इन फॉरेस्ट लॉज का जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स थे उनके ऊपर भी बहुत नेगेटिव इंपैक्ट हुआ। क्या और कैसे? तो देखो शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता, तो कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज जंगल में पेड़ काटती थी, उन पेड़ों को जलाती थी, उस राख में ही खेती करती थी, 10-15 साल खेती करती थी। जब फर्टिलिटी डिक्लाइन होती थी तो दूसरे पैच ऑफ लैंड को क्लियर करते थे और वहां खेती करते थे। वो शिफ्ट होते रहते थे। इसे ही स्वीडन एग्रीकल्चर कहा जाता है। अलग अलग जगह देश में, विश्व में अलग अलग नामों से जाना जाता है। लेकिन जब ब्रिटिशर्स ने देखा कि यार इसमें नुकसान है, क्या कि उन्होंने देखा कि अपने को टिम्बर ग्रो करना है और हर साल अगर जमीन काट काट के खेती करेंगे, वहां पे पेड़ काट देंगे, तो अपने को हार्डवुड ट्रीज कैसे मिलेंगे, ठीक है। और दूसरी चीज वो ये भी देख रहे थे कि अगर मान लो एक जगह आग लगा रहे हैं, दूसरी जगह आग लग गई तो वैल्यूएबल टिम्बर भी जल जाएगा। तीसरी चीज उनको ये भी लगती थी कि सेटल्ड कल्टीवेटर्स के ऊपर टैक्स लगाया जा सकता है। ये तो 5 साल यहां है, 5 साल वहां, इन पे टैक्स कैसे लगाएंगे? तो डिसाइड ये किया गया कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन को बैन कर दो। इससे वाहियात प्रोडक्ट ना मैं देखना चाहता हूँ, मेरे को भगवान उठा ले, इतना गंदा प्रोडक्ट है। इसके बाद मैं कुछ नहीं देखना चाहता लाइफ में। शिफ्टिंग कल्टीवेशन बैन कर दिया, जिससे बहुत सारे शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स को बहुत ज्यादा सफर करना पड़ा। कुछ लोगों ने अपना काम ही बदल लिया। इन फॉरेस्ट लॉज का हंटर गैदरर्स के ऊपर भी बहुत नेगेटिव इंपैक्ट था। कुछ कम्युनिटीज जो फॉरेस्ट के आसपास रहती है, छोटे मोटे शिकार करती थी, जैसे हिरण, बटेर, और इन जानवरों को मार के अपना पेट पालती थी। लेकिन जब फॉरेस्ट लॉज के चलते हंटिंग बैन हुई तो इन लोगों को बड़ी दिक्कत हुई। इनफैक्ट छोटे जानवरों की हंटिंग बैन करके बड़े जानवरों की हंटिंग करना एक तरह से स्पोर्ट्स बना दिया। जैसे अगर आप देखेंगे तो मिडिवल टाइम पीरियड से ही जो राजा राजकुमार होते थे वो हंटिंग करते थे। और ब्रिटिशर्स ने इंडिया में आके ये देखा क्या कि दीज बिग वाइल्ड एनिमल्स आर दी सिंबल ऑफ वाइल्ड, प्रिमिटिव और सैवेज सोसाइटी, तो इसके लिए इनको मारना जरूरी है। तो रिवॉर्ड घोषित कर दिया कि टाइगर को मारो, रिवॉर्ड ले जाओ। तो इस बीच में जैसे अगर आप देखेंगे तो 80,000 से ज्यादा टाइगर्स को मार दिया गया, 1.5 लाख से ज्यादा लेपर्ड्स को मार दिया गया हंटिंग के नाम पे, 2 लाख वुल्फ्स को मार दिया गया। इनफैक्ट आप देखेंगे तो एक महाराजा ऑफ सरगुजा और जॉर्ज यूल जो थे, तो इन लोगों के जो कंपटीशन चला था कौन ज्यादा मारता है। कौन है ये लोग? इन फॉरेस्ट लॉज का एक और साइड था कि बहुत सारी ऐसी कम्युनिटी थी जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को ट्रेड करती थी, जैसे बंजारास हो गए, जो कि एंशिएंट टाइम से फॉरेस्ट प्रोडक्ट जंगल से लाके मेन स्ट्रीम सोसाइटी को दिया करते थे। अब जब ब्रिटिश लॉज इंपोज किए गए तो ब्रिटिशर्स ने ऐसा कर दिया कि फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स में ट्रेड करने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यूरोपियन एजेंसीज को दे दी। इन लोगों की तो लाइवलीहुड छिन गई। अब यहां पे आप देखेंगे तो बहुत सारी कम्युनिटीज हंटिंग गैदरिंग बैन है, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स आप ट्रेड नहीं कर सकते हो। तो जैसे कोरावा, कराचा, येरुकुला, मद्रास प्रेसिडेंसी की कम्युनिटीज थी, तो उन्होंने अपनी लाइवलीहुड ही खो दी। इनफैक्ट अगर आप ये जंगल में जाके सामान लाते थे तो उन्हें क्रिमिनल ट्राइब्स का दर्जा दे दिया गया कि तो चोरी कर रहे हैं। ये सारे मिलके हमको पागल बना। साथ ही साथ आप देखेंगे तो अब करने के लिए कुछ नहीं बचा, तो दे वर फोर्स्ड टू वर्क इन माइंस, प्लांटेशन फील्ड्स। तो जैसे गोंड्स ऑफ छत्तीसगढ़, जबरदस्ती इन लोगों को नए कामों में झोंक दिया जाता था। और नए काम पे ऐसा नहीं है कि इनको बहुत ज्यादा हाई फाई पैकेज मिल रहा है, बड़ी दिक्कत होती थी, कम पैसा दिया जाता था, घर तक नहीं वापस जाने दिया जाता था। खैर चैप्टर आगे बढ़ता है और मुझे एक चीज ध्यान आती है कि अंटिल द लॉयन लर्न्स हाउ टू राइट, एवरी स्टोरी विल ग्लोरीफाई द हंटर। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो हो यही रहा था कि ब्रिटिशर्स फॉरेस्ट लॉज और कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कब तक? लड़ाई में कौन पहले मारता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क इससे पड़ता है कि पहले कौन नीचे गिरा। हमारे लोग रिबेल करते हैं, बागी बनते हैं और मुंह तोड़ जवाब भी देते हैं। कंट्री के अलग अलग हिस्से में आपको देखने को मिलता है कि ट्राइबल कम्युनिटीज प्रोटेस्ट करती है। जैसे अगर आप देखेंगे तो बिरसा मुंडा छोटा नागपुर प्लेटू में, अलूरी सीताराम राजू आंध्र प्रदेश में, ये लोग आवाज उठाते हैं। और एक सिमिलर स्टोरी ही एग्जांपल के फॉर्म में आपको दिखी है बस्तर की। बस्तर एक छोटा सा ट्राइबल एरिया है जो छत्तीसगढ़ के सदर्न रीजन में है, जहां पे आपको देखने को मिलता है कि आंध्र प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र के साथ बॉर्डर शेयर करता है। इंद्रावती रिवर उनके एरिया से निकलती है। अलग अलग ट्राइबल कम्युनिटीज जैसे मारिया, मुरिया, गोंड, ध्रुवास, भारताज और हालबाज वहां रहते हैं। नेचर के साथ में बड़े पीसफुल तरीके से लोग रहते हैं। सबकी अपनी अपनी टेरिटरी डिफाइंड है। अगर मान लो किसी की दूसरे की टेरिटरी में से कोई कुछ लकड़ी ले रहा है या सामान ले रहा है तो एक स्मॉल फी पे करते हैं, जिसे देवसारी, दंड या फिर मन कहा जाता था। और उसी के साथ साथ आप देखते थे कि एनुअल फेस्ट ऑर्गेनाइज किया जाता था, हंट ऑर्गेनाइज की जाती थी, सारे विलेज हेडमैन मिलते थे, मीटिंग्स में डिस्कस करते थे और बड़े प्रेम से रहते थे। लेकिन इन खुशियों पे ग्रहण लगता है। 1905 में कॉलोनियल गवर्नमेंट ये अनाउंस करती है कि टोटल फॉरेस्ट एरिया के 2/3 फॉरेस्ट एरिया को रिजर्व किया जाएगा, हंटिंग को बैन किया जाएगा, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को रोका जाएगा।
सारे विलेजर्स डर गए कि अब क्या करेंगे। कुछ ही फॉरेस्ट एरिया बस इन लोगों के लिए छोड़ा था, उसके बदले में भी इन्हें क्या करना होगा, फ्री सर्विसेज देना होगी ब्रिटिशर्स को। अब देखो फैमिली भी आ रही थी, खाने की कमी थी, टैक्स बहुत लगाया जाता था। अब एकमात्र ऑप्शन बचा था विद्रोह, और वही होता है। कोई स्पेसिफिक लीडर नहीं था, लेकिन स्टार्ट जो किया इस रेवोल्यूशन को, रेबिलियन को, वो क्या, ध्रुवाज ऑफ कंगेर फॉरेस्ट ने, गुंडाधुर इज द प्रोमिनेंट नेम जो सामने निकल के आता है। और इन लोगों ने फिर क्या किया, जो मिल सकता था, लकड़ियां, पत्थर, मिर्ची, सब इकट्ठा किया, सर्कुलेट किया, हमला कर दिया। ब्रिटिशर से एसोसिएटेड हर एक व्यक्ति को मारा, पीटा और विद्रोह मचा दिया। ये कहानी का इंटरवल था। ब्रिटिशर्स बाउंस बैक, ओनली स्टेप बैक टू बाउंस बैक, वापस आना है आपको। आपको देखने को मिलता है कि वो ब्रिटिशर्स ट्रूप्स को पहुंचाते हैं, विलेजेस को घेर लेते हैं। उसके बाद में जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, रिबेल कर रहे थे, उन लोगों को पनिश किया जाता है। दो दे नेवर मैनेज टू कैप्चर गुंडाधुर, लीडर को कभी नहीं पकड़ पाए। और यहां पे आपको देखने को मिलता है कि ट्राइबल्स की एक मेजर विक्ट्री ये रही कि जो एरिया प्रपोज किया था ना रिजर्वेशन के लिए, 2/3 एरिया, उसका आधा ही एरिया रिजर्व किया। इस तरह से ये रेबेलियन को कंट्रोल किया जाता है कुछ महीनों के अंदर। अब लेकिन बस्तर में कहानी यही समाप्त नहीं होती। आजादी के बाद भी बार बार ट्राइबल्स को प्रोटेस्ट करना पड़ा। क्यों? क्योंकि उन फॉरेस्ट के ऊपर संकट हमेशा मंडराता रहा। और ये प्रोटेस्ट, ये रेबेलियंस आपको सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं है। एक और एग्जांपल दिया है चैप्टर में, जो है जावा का। अगला टॉपिक आता है फॉरेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन इन जावा। इंडिया के साथ में कंपेयर करते चलना। जावा एक क्या है, आइलैंड है छोटा सा इंडोनेशिया का, जहां पे आज खूब राइस की खेती होती है फर्टाइल प्लेन पे, लेकिन एक समय पे लश ग्रीन फॉरेस्ट हुआ करते थे। कहां गए फॉरेस्ट? अब उसमें एंगल ये है कि जैसे हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे, नीदरलैंड से जो यूरोपियंस आए, जिन्हें डच कहा जाता है, वो जावा पे कंट्रोल करके बैठ गए और जावा के फॉरेस्ट रिसोर्सेज को पूरा तरह से ट्रांसफॉर्म कर दिया। कहानी शुरू होती कलंग्स, स्किल्ड वुड कटर्स ऑफ जावा जो है, तो वो थे कलंग्स, एक कम्युनिटी। वो इतने इंपॉर्टेंट थे कि जब जावा की नेटिव किंगडम थी, माताराम किंगडम, जब वो डिवाइड हो रही थी, तो कलंग फैमिली जितनी रहती थी बराबर बांटी गई। क्यों? क्योंकि ये लकड़ी काटने में एक्सपर्ट थे। जब डच गवर्नमेंट वहां पे कंट्रोल कर रही थी, तो वो ये चाहती थी पहले कलंग्स को अपने कंट्रोल में कर ले, लेकिन उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया और उस प्रोटेस्ट को सप्रेस भी कर दिया गया। बाद में आप देखते हैं कि 18वीं सेंचुरी में पावर पा लेने के बाद में डच गवर्नमेंट को समझ में आया कि सिर्फ लोगों को कंट्रोल नहीं करना होगा, रिसोर्सेज को भी कंट्रोल करना होगा, लैंड को भी। तो उन्होंने सिमिलरली, जैसे इंडिया में फॉरेस्ट लॉज लाए गए थे, वैसे ही फॉरेस्ट लॉज लाए गए कि आप लकड़ी सिर्फ कुछ काम के लिए ले सकते हो, जैसे घर बनाने के लिए, नाव बनाने के लिए। आप ग्रेजिंग नहीं करवा सकते हो। अगर आपके जानवर ने छोटे छोटे पौधे खा गए तो आपको पनिश किया जाएगा। ये सारी चीजें थी। और उसी के साथ साथ फॉरेस्ट सर्विसेज भी इंट्रोड्यूस की गई, जब उन्हें यह एहसास हुआ कि उन्हें शिप बिल्डिंग के लिए और रेलवे के लिए स्लीपर चाहिए रहेंगे। अब लकड़ी काटेगा कौन? तो उन्होंने दिमाग लगाया। उन्होंने लोगों के ऊपर पहले टैक्स लगाया और बोला कि हम तुम्हें टैक्स से माफ कर देंगे अगर तुम हमें सर्विसेज प्रोवाइड करोगे, हमारे लिए लकड़ी काटोगे और हमें ट्रांसपोर्टेशन में मदद करवाओगे। और इस सिस्टम को ब्लैंगडोंग दिंगस्टेन सिस्टम कहा गया। सिंपल सिस्टम है, आप डच को सर्विस दो और उसके बदले में आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। बाद में थोड़ी वेजेस भी मिलना स्टार्ट हो गई थी। इस पूरी स्थिति में प्रोटेस्ट होना तो तय था और वो होता भी है। अराउंड 1890 में सुरंतिको समिन नाम के एक व्यक्ति ने चैलेंज किया गवर्नमेंट को। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट किस हक से ये बोलती कि जंगल उसके हैं। क्यों? क्योंकि ना तो जंगल में जो हवा है, जो पानी है, जो जमीन है, वो सरकार की है, तो फिर जंगल भी सरकार के कैसे होना चाहिए? गुड क्वेश्चन। और इसी आइडियोलॉजी को 3000 से ज्यादा फैमिली जो है वो फॉलो करती है और लोग प्रोटेस्ट भी करते हैं जब डच गवर्नमेंट उनकी लैंड को सर्वे करने जाते थे। खैर, कहानी आगे बढ़ती है और अगला टॉपिक आता है वॉर एंड डिफॉरेस्टेशन। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पीरियड में जंगलों के ऊपर बहुत नेगेटिव इंपैक्ट हुआ। जैसे इंडिया में अगर हम देखें तो जो वर्किंग प्लान था ना साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, वो गया तेल लेने, अंधाधुंध पेड़ काटे गए और उस कारण से बहुत नुकसान हुआ। जावा में भी आप देखोगे तो जब जापानीज आर्मी घुस रही थी, डच गवर्नमेंट को डर लगा। उन्होंने सोचा कि जंगल की लकड़ियां मेरी नहीं हो सकती तो किसी की नहीं होगी, और उन्होंने उन लकड़ियों में आग लगा दी। स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी कहा जाता है। सिमिलरली बहुत सारे पेड़ काटे गए। अब बंदरबांट चल रहा था तो लोगों ने भी जंगल काटे और उस जंगल को काट के खेती की जमीन में कन्वर्ट कर लिया। अगर अब हम इसी के साथ देखें तो जो नया डेवलपमेंट हो रहा है फॉरेस्ट्री में, ये हो रहा है कि आज के समय में अब गवर्नमेंट जो है तो वो इसलिए जंगलों को नहीं बचा रही है क्योंकि उसे टिम्बर प्रोड्यूस करना है। अब कंजर्वेशन जो है कोर फोकस बन गया क्योंकि जंगल बचे ही नहीं है और इसमें लोकल कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है। दिस वाज द होल चैप्टर। आई होप यू गाइस एंजॉयड इट। फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। अभी के लिए साइन ऑफ करता हूं। थैंक यू वेरी मच।